हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी के बारे में। फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी किसी भी स्ट्रक्चर का हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है एंड उसके बाद उसकी इनडिटर्मिनेंसी भी फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम लोग स्टेबिलिटी का डिस्कस करते हैं, फिर इनडिटर्मिनेंसी पर आएंगे। फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी दो टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल स्टेबिलिटी और दूसरा होता है इंटरनल स्टेबिलिटी। फ्रेंड्स, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक डिजाइन पर बेस्ड होते हैं एंड जबकि इंटरनल स्टेबिलिटी जो होते हैं वो मेंबर ज्वाइंट एंड रिएक्शन पर बेस्ड होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हम दोनों स्ट्रक्चर का फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला 2D स्ट्रक्चर हो या फिर दूसरा 3D स्ट्रक्चर हो। सिमिलरली इंटरनल स्टेबिलिटी भी हम 2D और 3D दोनों में ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि हाउ टू फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रक्चर। सपोज हमारे पास कोई एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। इसके लिए हमको ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि क्या ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल है कि नहीं है। तो अगर ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी में हम देखें, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अगर बात करें, तो कोई भी मेंबर एक्सटर्नली तभी स्टेबल होता है जब हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिएक्शन अवेलेबल हो। मैंने ऊपर में ही लिखा हुआ है इसमें कि हमें 2D स्ट्रक्चर के लिए देयर शुड बी मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिएक्शन विच शुड बी नॉन पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट। यानी कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है उस स्ट्रक्चर में 3 इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिएक्शन होने चाहिए जो कि नॉन पैरेलल हो और नॉन कंकरेंट हो। फ्रेंड्स, नॉन पैरेलल एंड नॉन कंकरेंट का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है जो कि ये हिंज से जुड़ा हुआ है और यहाँ से रोलर सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो हम जानते हैं कि हिंज सपोर्ट जो है एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है और एक वर्टिकल फोर्स, दोनों को रेसिस्ट करता है, जबकि ये रोलर फोर्स जो है सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स को सिर्फ वर्टिकल फोर्स को ये रेसिस्ट करेगा, सिर्फ वर्टिकल फोर्स को रेसिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेसिस्ट नहीं करता है। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा इसको कहेंगे हम लोग नॉन पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि तीनों ही फोर्स का डायरेक्शन एक प्लेन में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर यही अगर हमारे पास कुछ इस तरह का हमारे पास अगर अरेंजमेंट होता जो कि दोनों साइड में रोलर से जुड़े हुए होते या दोनों साइड में हिंज से जुड़े हुए होते, तो ये भी सिर्फ वर्टिकल को रेसिस्ट करेगा, ये भी सिर्फ वर्टिकल को रेसिस्ट कर सकता है। मतलब इस कॉम्बिनेशन को, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे कि ये नॉन पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल रिएक्शन को शो करेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक्सटर्नली अनस्टेबल कहलाएगा। ओके, तो हमारे पास 3 ऐसे जनरल रिएक्शन होने चाहिए, एक्सटर्नल रिएक्शन होने चाहिए जो कि नॉन पैरेलल हो और नॉन कंकरेंट भी हो। नॉन कंकरेंट का मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही पॉइंट पर मीट नहीं करता हो। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक कर्व्ड बीम है जिस पर हमारा फोर्स यहाँ से लग रहा है, जिस पर हमारे को फोर्स हम यहाँ से इसको सपोर्ट यहाँ दिए हुए हैं, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जाकर कहीं ना कहीं ये मिट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस केस में ये नॉन कंकरेंट नहीं कहलाएंगे, ये कंकरेंट हो जाएंगे। यानी कि एक ही पॉइंट पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसका मिट करेगा, तो ये हमको नॉन कंकरेंट नहीं कहलाएंगे। लेकिन हमारे पास जब हॉरिजॉन्टल बीम होती है जिसका हम सिंपली सपोर्टेड या फिर फिक्स बीम या फिर कैंटिलीवर कोई भी टाइप का बीम बनाते हैं, तो इस केस में हमारा ये नॉन कंकरेंट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 2D स्ट्रक्चर में 3 इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल रिएक्शन होने चाहिए जो कि नॉन पैरेलल नॉन कंकरेंट होने चाहिए। तो बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है। तो इसकी स्टेबिलिटी को लेकर के देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें 2 पैनल देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास 2 पैनल हैं, ये लेफ़्ट पैनल है और ये राइट पैनल है। ओके, लेफ़्ट पैनल है और ये क्या है, दूसरा राइट पैनल है। तो राइट पैनल में देखते हैं क्या है कि लेफ़्ट पैनल में नंबर ऑफ़ मेंबर ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ मेंबर का मतलब ये हुआ, देखिए नंबर ऑफ़ मेंबर का मतलब हुआ नंबर ऑफ़ मेंबर, यानी कि इस लेफ़्ट पैनल, ये जो लेफ़्ट पैनल है ये राइट पैनल है। लेफ़्ट पैनल में नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हो जाएंगे, 1 2
3 4 एंड ये 5 एंड ये 6, टोटल नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे 6 हो जाएंगे। जबकि राइट पैनल में क्या है नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 एंड 4, टोटल हमारे पास इसमें 4 मेंबर है। तो राइट पैनल जो है, राइट पैनल क्या है, ये ऑलरेडी इससे इनएडिक्वेट है, मतलब कि ये इसके कंपैरिजन में मेंबर इसमें कम है। तो हमारी स्टेबिलिटी यहीं से दिख जाती है कि पहले ही ये क्या है, ये अनस्टेबल के फॉर्म में दिख रहे हैं कि हमारे पास राइट पैनल में मेंबर की कमी दिख रही है। ओके, मैंने इसको यहाँ डिटेल्स में लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ मेंबर इज़ नॉट एडिक्वेट, हैंस राइट पैनल इज अनस्टेबल। राइट पैनल क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर द लेफ्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर कम है, इसलिए क्या होगा कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। एंड लेफ्ट पैनल इज ओवर स्टिफ, लेफ्ट पैनल क्या हो गया, ओवर स्टिफ हो गया। देखिए ये ओवर स्टिफ और या फिर ओवर स्टिफ मतलब कि एक मेंबर का एक्स्ट्रा होना ओवर स्टिफ कहलाता है, मेंबर का कम होना डेफिशिएंट कहलाता है। तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि मेंबर कहाँ पर ओवर स्टिफ हो रहा है या मेंबर कहाँ पर डेफिशिएंट हो रहा है, उसके लिए हमको इसका इंटरनल स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। इंटरनल स्टेबिलिटी चेक करते हैं तभी हमें ये चीज़ें पता चलती है कि ये कैसे होता है। तो इसके इंटरनल स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड होते हैं वो एक फार्मूला है छोटा सा, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं m इज इक्वल टू 2j-3 से, जहाँ पर m डिनोट करता है मेंबर को, j डिनोट करता है जॉइंट को, एंड 3 क्या है, 3 है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो कि हमने पहले अपने वीडियो में बताया था कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये 3 हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं। तो ये 3 इसको यहाँ से इसको माइनस करते हैं। m इज इक्वल टू 2j-3, तो m डिनोट करेगा कि किसी भी कोई भी मेंबर जो कि स्टेबिलिटी अपना बनाए रखता है, तो उसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए वो डिपेंड करेगा कि जॉइंट कितने हैं और कितने उसमें से इक्वेशन को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की अगर बात कर ले, ये हमने बताया था कि ये लेफ़्ट पैनल है और दूसरा बताया था कि राइट पैनल है। देखिए ये हो गया हमारा लेफ़्ट पैनल, ये लेफ़्ट पैनल और दूसरा राइट पैनल। लेफ़्ट पैनल में नंबर ऑफ मेंबर 6 थे, राइट पैनल में नंबर ऑफ मेंबर हमारा यहाँ पर 4 था। लेकिन जब जॉइंट की बात करते हैं तो जॉइंट 1 2 3 एंड 4, जॉइंट 1 2 3 एंड 4 इसमें भी है और इसमें भी आ जाएगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी जॉइंट हमारा 4 होगा। तो नंबर ऑफ जॉइंट दोनों में हमको सेम देखने को मिलता है। तो राइट पैनल के लिए हमने पहले इसको फाइंड किया कि m इज इक्वल टू 2j-3, वैल्यू को पुट किए तो हमारे पास आ गया 5, वैल्यू आ गया यहाँ पर 5। लेकिन हमारे पास मेंबर कितने हैं, मेंबर है हमारे 4, कहाँ पर, राइट पैनल में। देखिए राइट पैनल में मेंबर कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, 4 मेंबर है हमारे यहाँ पर। लेकिन हमें रिक्वायर्ड कितनी की है, रिक्वायर्ड होती है हमको 5 की, रिक्वायर्ड हमको कितना की 5 की। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, हैंस राइट पैनल इज डेफिशिएंट। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी बाई 1 मेंबर की हो गई। इसी तरह से फ्रेंड्स हम लोग इसमें लेफ्ट पैनल में भी डिस्कस करेंगे। लेफ्ट पैनल में नंबर ऑफ मेंबर 6 है, होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नीडेड m इज इक्वल टू 2j-3, वैल्यू हमने पुट किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 5, लेकिन वहाँ पर है कितना है, तो 6 है। हमारा वैल्यू वहाँ पर कितना दिख रहा था, 6 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मिल कितना रहा है, 5 होने ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट पैनल इज ओवर स्टिफ। तो फ्रेंड्स आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे ओवर स्टिफ या फिर कैसे डेफिशिएंट होता है। हमने यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट ऑफ मेंबर इज नॉट एडिक्वेट, हैंस राइट पैनल इज अनस्टेबल एंड लेफ्ट पैनल इज ओवर स्टिफ। राइट पैनल अनस्टेबल है, लेफ्ट पैनल ओवर स्टिफ है। ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ ऑल पैनल्स ऑफ ट्रस शुड बी स्टेबल, सो गिवन ट्रस इज ज्योमेट्रिकल अनस्टेबल। देखिए फ्रेंड्स, तो मतलब कहने का कि टोटली स्टेबिलिटी अगर देखा जाए, देखिए ज्योमेट्रिकल स्टेबल तो है नहीं, इंटरनल स्टेबल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि m इज इक्वल टू 2j-3 आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। आना चाहिए 4 है, यहाँ पर 4 तो आ रहा है 5 है, यहाँ पर 6 तो आ रहा है हमको 5, तो दोनों तरफ से कोई भी इक्वल नहीं है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए कि क्या ये मेंबर स्टेबल है, क्या ये मेंबर स्टेबल है, तो नहीं, हमारा जवाब होगा नो, दिस मेंबर इज़ नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। और दूसरी बात करेंगे यहाँ पर कि नॉन कंकरेंट और नॉन पैरेलल का। तो देखिए यहाँ जो हिंज है, हिंज सपोर्ट है, ये हिंज क्या करता है कि एक वर्टिकल फोर्स को रेसिस्ट करेगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स को, ये भी वर्टिकल फोर्स को रेसिस्ट करेगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स को। तो यहाँ पर ये तो नॉन कंकरेंट तो है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहीं पर मीट नहीं करेगा, इसका यहीं पर आ जाएगा, इसका यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इसका मीटिंग नहीं होगा, लेकिन नॉन कंकरेंट जरूर है, लेकिन नॉन लीनियर नहीं,
नन पैरेलल है, ये नन पैरेलल है, मतलब कि यहाँ से ये पैरेलल, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों पैरेलल है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों भी पैरेलल में आ जाते हैं। तो इसलिए ये उस पहले वाले लाइन को भी ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिसके वजह से ये मेंबर क्या है, अनस्टेबल हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे पास है, तो इसमें देखिए यहाँ पर राइट और लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट पैनल और दूसरा ये राइट पैनल। नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो दोनों में नंबर ऑफ मेंबर 4 है। इसकी अगर हम ज्योमेट्रिकल स्टेबिलिटी की बात करें, देखिए नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट 7, नंबर ऑफ जॉइंट 6। अगर टोटल की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल मेंबर हमारे पास 7 आ जाते हैं और ज्वाइंट यहाँ पर टोटल 6 आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल ज्वाइंट हमारे कितने आ गए, 6 आ गए। तो इसमें हम बात करते हैं कि कितना होना चाहिए, तो नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट है जरूर यहाँ पर 7, लेकिन हमको चाहिए कितना होना चाहिए, 9। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नीडेड कितना होना चाहिए, m इज इक्वल टू 2j-3, ये 9 होना चाहिए, लेकिन है कितना मेरे पास, 6 ही है। तो इसलिए अबव ट्रस इज ज्योमेट्रिकल अनस्टेबल एंड इट कैन बी कॉल्ड डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ डेफिशिएंसी 2 आ गई। देखिए फ्रेंड्स, एक्सटर्नली ये स्टेबल जरूर है, एक्सटर्नली स्टेबिलिटी जरूर हम कहेंगे, लेकिन इंटरनली स्टेबल नहीं है। राइट और लेफ्ट दोनों ही पैनल क्या है, एडिक्वेट फॉर्म में है, यानी कि दोनों ही मेंबर में जितना होना चाहिए उतना ही है, उससे कम या ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटरनली स्टेबल नहीं है। इंटरनली स्टेबल के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर डेफिशिएंसी दिख रहा है हमें, कि डेफिशिएंसी हमें 2 मेंबर की दिख रही है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी अगर कहते कि क्या होगा, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी हमारी यहाँ पर 2 हो जाती है। तो ये रहा आपका स्टेबिलिटी के फॉर्म में। उसी तरह से अगर 3D स्ट्रक्चर की बात करें, 3D स्ट्रक्चर में, तो 3D स्ट्रक्चर में हमारे पास 6 एक्सटर्नल रिएक्शन होने चाहिए, जो कि नन पैरेलल, नन कंकरेंट एंड नन कोप्लेनर, यानी कि सभी इक्वेशन, सभी रिएक्शन एक ही प्लेन में नहीं होना चाहिए 3D के लिए अगर बात करें तो। इंटरनल स्टेबिलिटी चेकआउट करने के लिए जैसा कि हमने बताया, m इज इक्वल टू 2j-3, ओके। m अगर बराबर है तो इसको परफेक्ट कहेंगे, अगर ये ग्रेटर हो जाता है तो ओवर स्टिफ कहेंगे, अगर नंबर ऑफ मेंबर जितना है उससे अगर कम हो जाता है तो डेफिशिएंट कहेंगे। फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल से भी बताया कि कौन सा ओवर स्टिफ होगा, कौन सा डेफिशिएंट होगा। लेकिन अगर हम 3D में बात करें, अगर यही चीज़ को हम 3D में बात करें, तो 3D के लिए ये वैल्यू m इज इक्वल टू 2j-3 से चेंज होकर के m इज इक्वल टू 3j-6 पे बदल जाता है। m इज इक्वल टू 3j-6 होता है। अगर ये परफेक्ट होगा, अगर इक्वल है तो परफेक्ट फ्रेम आएगा, परफेक्ट स्ट्रक्चर होगा। अगर ग्रेटर हो जाता है तो ओवर स्टिफ, लेस हो जाता है तो इसको डेफिशिएंट हम लोग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये है कि परफेक्ट अगर कहा जाए कि स्टेबल स्ट्रक्चर ये परफेक्ट है कि नहीं है, तो मतलब उसमें अवेलेबल नंबर ऑफ मेंबर, अगर नंबर ऑफ मेंबर वहाँ पर 5 है, नंबर ऑफ मेंबर अगर 5 है तो 2j-3 की वैल्यू भी 5 आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो वो परफेक्ट है, वो क्या है कि परफेक्ट स्ट्रक्चर कहलाएंगे। अगर मेंबर वहाँ पर 5 हैं, ओके, और यहाँ पर 2j-3 की वैल्यू हमारी 4 आ रही है, तो क्या हो गया, ये ग्रेटर हो गया, मतलब ये ओवर स्टिफ हो गया। मेंबर क्या है, ओवर स्टिफ हो गया। तो ओवर स्टिफ हो जाता है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी हमारी डैमेज हो जाएगी, ओवरऑल स्टेबल नहीं होगा। लेकिन डेफिशिएंट हो गया, अगर ये 5 है और ये वैल्यू 6 आ गए तो हमारी यहाँ पर डेफिशिएंट हो जाएगा, मतलब वो भी ओवरऑल स्टेबिलिटी को हम लोग को ओवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये वैल्यू को लाइक करना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर देख लेते हैं, तो एक और एग्जांपल पे स्टेबिलिटी कैसे हम लोग चेक करेंगे। देखिए, जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी बतानी है। एक्सटर्नल रिएक्शन, पहले तो एक्सटर्नल रिएक्शन हमने फाइंड आउट किया कितना है, आर की वैल्यू 2। क्यों है 2? क्योंकि दोनों ही साइड में क्या है, रोलर सपोर्ट लगे हुए हैं। रोलर सपोर्ट यानी कि वर्टिकल फोर्स को ये सिर्फ रेसिस्ट करता है। अब देखिए दोनों ही क्या है, ये आ गए पैरेलल। हमने क्या कहा था कि नॉन पैरेलल होने चाहिए, ये क्या आ गए, दोनों ही रिएक्शंस क्या आ गए कि ये पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए तो पहला तो स्टेबिलिटी हमारी यहीं से डैमेज हो गई, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अगर देख लिए तो। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नंबर ऑफ मेंबर काउंट किए, तो नंबर ऑफ मेंबर काउंट किए तो वो वैल्यू आ गया हमारे पास 11। कैसे 11 आया, काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मेंबर को काउंट कर लेते हैं, किससे 11 आया। देखिए 1 2 3 4, ओके, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 6। यहाँ पर 7 8, ये नीचे 9, ये आ गया 10 और ये आ गया ये आ गया 11। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हमारे यहाँ पर आ गए कितने, 11 आ गए मेंबर। हम जॉइंट के अगर काउंट करें तो जॉइंट कितने हैं, देखेंगे जॉइंट कितने हैं यहाँ पर। जॉइंट 1 2 3 4
5 एंड 6, तो टोटल हमको 6 जॉइंट है। फ्रेंड्स ये हमको जॉइंट कभी नहीं कंसिडर करना है, इसको हमें जॉइंट कभी भी कंसिडर नहीं करना है। ये जो क्रॉस यहाँ पर आ रहा है ये जॉइंट नहीं है। अगर हम इसको जॉइंट कंसिडर कर लेते हैं तो नंबर ऑफ़ मेंबर हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा। जो हम इसको नंबर ऑफ़ मेंबर सिर्फ इसको और इसको काउंट किया है, वो मेंबर हमारा ये और ये भी काउंट हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों जॉइंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ़ जॉइंट हमारे यहाँ पर कितना है जी, तो 6 है। टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर ऑफ़ जॉइंट कितना है, 6 है। ओके, अब देखते हैं कि नंबर ऑफ़ मेंबर होना कितना चाहिए इसमें। तो होना चाहिए, जब हम इसको फाइंड आउट किए m=2j-3 से, तो वैल्यू आ गया 9 का। मतलब हमें ज़रूरत है यहाँ पर 9 का, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है कितना, 11। तो इंटरनली स्टेबल भी ये नहीं है। सो हमने लिखा हुआ है सो ट्रस इज इंटरनली स्टेबल। देखिए ओवर स्टिफ है मतलब स्टेबिलिटी है, इंटरनली स्टेबल होगा, डेफिशिएंट नहीं है, मतलब कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो गया, ठीक है। सो ट्रस इज इंटरनली स्टेबल बट एक्सटर्नली अनस्टेबल। एक्सटर्नली क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, ओनली 2 रिएक्शन आर अवेलेबल, हेंस दिस ट्रस इज ओवरऑल अनस्टेबल। तो हमारा पूरी तरह से ट्रस क्या हो गया, अनस्टेबल कहलाता है। ट्रस इंटरनली स्टेबल ज़रूर है। क्यों है इंटरनली स्टेबल, क्योंकि हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा ज़रूर है, उससे कम नहीं है। लेकिन ये एक्सटर्नली स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो सिर्फ 2 ही आते हैं, 3 होने चाहिए जो कि मिनिमम 2D स्ट्रक्चर के लिए, और 3D के लिए 6 होने चाहिए। तो ये आ गए हमारे यहाँ पर वैल्यू कि हम लोग कैसे स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप में से किसी को कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जा करके हमें ज़रूर बताएं, हम हर सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।